4 मंजिला इमारत, एक की मौत, 12 लोगों को निकाला गया। अब भी 25 से अधिक लोग दबे हुए। विदेशियों का ख्याल लेकिन भारतीयों की जिंदगी से खिलवाड़, कार कंपनियों पर भड़के गडकरी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 8 दिन की रिमांड पर, कड़ी सुरक्षा में हुई अमृतसर कोर्ट में पेशी। जुबैर के बचाव में आए ओवैसी और महुआ मोइत्रे ने दिया आपत्तिजनक बयान। और खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 लोगों की मौत। मुंबई के कुर्लापुर के नाइक नगर में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। बीएमसी के अनुसार मलबे के नीचे 12 लोग बचाए गए हैं और एक की मौत हो गई है। वहीं 25 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी है। बचाव अभियान अभी जारी है। वहीं मौके पर पहुंची बीएमसी की अतिरिक्त आयुक्त अश्वनी भिडे ने कहा कि इमारत जर्जर हो चुकी थी और 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। मुंबई में इमारत हादसे के महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे जो है इस हादसे स्थल पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 से 7 लोगों को बचाया गया है। सभी 4 इमारतों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोग वहां रहते थे। सभी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। सुबह हम इमारतों को खाली कराने और गिराने का काम देखेंगे ताकि आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। और साथ ही कहा कि जब भी बीएमसी नोटिस जारी करे तो इमारत खुद खाली कर दी जानी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है दोहरे मापदंड अपनाने के लिए कार कंपनियों की क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की जिंदगी की वैल्यू है, लेकिन बहुत सारी कार कंपनियां विदेश में तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखती हैं, लेकिन भारत में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गडकरी ने आगे कहा कि हमने कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है, यहां तक कि इकोनॉमिक मॉडल में भी। लेकिन अब कुछ कंपनियां भारत में ऐसी कारें बना रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन वे उसी मॉडल को विदेशी बाजारों के लिए मानकों के अनुरूप बना रही हैं। मुझे यह कभी समझ में नहीं आता है कि गडकरी की टिप्पणी वाहन निर्माताओं के कुछ वर्गों की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में आई है, जो सभी कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य बनाने के साथ सरकार के प्रस्ताव और भारत की कार सुरक्षा रेटिंग तंत्र भारत एनसीएपी को पेश करने के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि सड़क परिवहन मंत्रालय अभी तक अंतिम अधिसूचना के साथ सामने नहीं आया है। गडकरी ने कहा है कि जब भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो कार कंपनियां इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही हैं। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड मामले में नामजद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अमृतसर के एसीपी पलविंदर सिंह ने यह जानकारी दी है। गैंगस्टर राणा कंदोवालिया हत्याकांड मामले में पूछताछ करने के लिए अमृतसर पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि अमृतसर लेकर पहुंची थी। अमृतसर पुलिस मानसा से 1 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर बिश्नोई को लेकर आई थी, लेकिन जिसे भारी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह अदालत में पेश करने के बाद 8 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। गैंगस्टर बिश्नोई को टेस्ट स्पेशल ऑपरेशन सेल में रखा गया है और यहीं से ही बुलेट प्रूफ गाड़ी से उसे अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया था। आपको बता दें कि अमृतसर पुलिस को बिश्नोई से पूछताछ के दौरान कंदोवालिया हत्याकांड में बड़ी जानकारी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को भी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर लाकर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। गैंगस्टर राणा कंदोवालिया की 3 अगस्त 2021 को अमृतसर के सर्कुलर रोड स्थित केडी अस्पताल में कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कंदोवालिया की मौत की जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया ने ली थी। धर्म विशेष की भावनाएं भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के प्रमुख मोहम्मद जुबैर के समर्थन में विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। मोइत्रा ने जुबैर को एक फैक्टर चेकर बताया है। जुबैर फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, उसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव समेत कई नेता पहले ही बयानबाजी कर चुके हैं। अब टीएमसी सांसद मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि जुबैर एक फैक्ट चेकर है और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा दुष्प्रचार को खत्म करना होता है। वह ना तो नेता है और ना ही प्रवचनकार।
फिर भी सिर्फ विपक्ष के नेता ही उनके बचाव में क्यों आगे आ रहे हैं। महुआ ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ शेयर कोट किया है, नफरतों की जंग में देखें क्या क्या खो गया है। उन्होंने ये बात जो है वो ट्वीट पर बताई है। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जुबैर को बिना किसी नोटिस के अज्ञात एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है, जो ठीक नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन 10,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में फिर से 11,793 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। भले ही यह संख्या सोमवार के मुकाबले कम हो, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। आपको बता दें कि सोमवार को देश में 17,073 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 96,700 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने देश में 27 की जान ले ली है, जबकि एक दिन पहले 21 लोगों की मौत हुई थी। अब देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,25,047 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर कोरोना की दैनिक या फिर साप्ताहिक संक्रमण दर 5% या फिर उससे अधिक होती है तो यह स्थिति चिंताजनक मानी जाती है। सोमवार को दैनिक सकारात्मक दर 5.62% दर्ज की गई थी, जबकि साप्ताहिक सकारात्मक दर 3.39% दर्ज की गई थी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है, इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
जो पढ़ना हो। स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो। और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही भगवान महाकाल की शरण में हैं। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करने गए थे, तो मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड से सीधे महाकाल के दर्शन के लिए वो पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परवार सहित अन्य नेता भी थे। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव भाजपा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बने हुए हैं। दोनों ही दल पूरी ताकत से चुनाव में डटे हैं। राजनीतिक चालें तो चली ही जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आस है भगवान महाकाल से है। यही वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के दर्शन पूजन कर भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के चुनावी प्रचार की शुरुआत की। तो मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन पहुंचे और महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। महाकाल दर्शन के बाद शहर के गणमान्य जनों से चर्चा की और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार और शहर के 54 वार्डों के पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित भी किया। आम सभा के बाद नाथ प्रेस से चर्चा उन्होंने की। दोपहर को वे भोपाल के लिए रवाना हुए और इस मंगलवार सुबह जब कमलनाथ उज्जैन पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को नजर आया। चूना पत्थरों की खदानों से छलनी पहाड़ों की रानी मसूरी को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली दून वैली अधिसूचना अब राज्य सरकार की आंखों में खटक रही है। मसूरी के लिए फायदेमंद यह अधिसूचना दून राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने दून घाटी अधिसूचना को वापस कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से यह मसला उठाया है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र भी सौंप चुके हैं। सरकार का तर्क है कि पिछले करीब 2 दशक से देहरादून राज्य की राजधानी है, लेकिन अधिसूचना के प्रावधान राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना, विकास एवं क्षेत्र में स्थापित होने वाली कई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करते हैं। दून घाटी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1989 में अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार को लग रहा है कि इससे मसूरी और देहरादून घाटी में विभिन्न श्रेणियों के विकास और औद्योगिक गतिविधियां प्रतिबंधित हो रही है। लाल श्रेणी के उद्योगों पर पूर्ण पाबंदी लगी है। नारंगी श्रेणी की इकाइयों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव से निर्धारण प्राधिकरण से स्वीकृति उनकी जरूरी है और घाटी में किसी भी खनन गतिविधि के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन होना चाहिए। पर्यटन उत्तराखंड राज्य की आर्थिक का प्रमुख आधार है और घाटी क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्यटन विकास योजना बनाकर उसे पर्यावरण मंत्रालय से पास कराना भी जरूरी है। खनन पट्टा मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम सोरेन आज व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष पेश होंगे। चुनाव आयोग उन्हें पहले ही कई नोटिस भेज चुका है। इसके बाद उन पर कार्रवाई और अनियमितता का खतरा भी मंडरा रहा है।
हेमंत सोरेन को पहले 31 मई को चुनाव आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा था और उनकी उपस्थिति 14 जून के लिए पुनर्निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि सोरेन ने चिकित्सा कारणों से अपने वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए फिर से चुनाव आयोग के सामने पेश होने के लिए और समय की मांग की थी। मई में आयोग ने सोरेन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत नोटिस जारी किया था, जो सरकारी अनुबंधों के लिए किसी विधायक की अयोग्यता से संबंधित है। दूसरी बार था जब उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और इसलिए 28 जून की नई तारीख इस शर्त के साथ दी गई थी कि यह इस तरह की सुनवाई का आखिरी मौका होगा। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर आयोग सुनवाई की अगली तारीख जो 28 जून है उससे पहले उनके द्वारा दायर लिखित दलीलों के आधार पर आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने जमीन घोटाले मामले में उन्हें सम्मन भेजा है। मंगलवार को पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। बताया जा रहा है कि संजय राउत को यह सम्मन प्रवीण राउत और पात्राचालम भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया है। आपको बता दें कि यह मामला 2007 का है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे और ईडी का नोटिस आने के बाद राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा है कि मुझे अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में ये बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है। हम बाला साहब के शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मेरा सिल्क जो है वो कलम कर दें, लेकिन मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं लूंगा। मुझे गिरफ्तार करो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे पता था कि ईडी मुझे तलब करने वाला है। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। बाकी विधायकों को चाहे कुछ भी कर लें, मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूं और मैं अपनी पार्टी के साथ रहूंगा। मैं कल ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। ईडी से समय मांगूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस घोटाले से क्या लेना है क्या देना है, इस तरह की भी उन्होंने बात की है। और उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत, सारंग बधावन, राकेश बधावन है। प्रवीण राउत और सारंग को 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में संजय राउत का कनेक्शन सामने आया है। वहीं प्रवीण राउत शिवसेना सांसद संजय राउत के दोस्त भी हैं। प्रवीण का नाम भी पीएमसी बैंक घोटाले सामने आ चुका है। पता चला है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर दिया था और जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। इसे लेकर ईडी ने वर्षा और माधुरी राउत के बयान भी दर्ज किए थे। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जो है 1,55,860 करोड़ रुपए के खर्च का बजट पेश करते हुए लगभग सभी मदों में बजट अनुमानों में बीते वर्ष के मुकाबले जो है जोरदार बढ़ोतरी दी है। नए बजट की राशि बीते वर्ष 2021-22 से 14.20% ज्यादा है। वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा 12,553.80 करोड़ और राजकोषीय घाटा जो था वो 23,835.13 करोड़ रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी के लिए प्रभावी बकाया ऋण 2,84,870.3 करोड़। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा 20,987.41 और राजकोषीय घाटा 3,24,033.9% बकाया ऋण रहा है। लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया गया है वह 1,51,129 करोड़ रुपए का है। यानी कमाई भले ही कम रही हो, खर्चा ज्यादा किया गया है। इसमें राज्य पर चढ़े 2,84,870 करोड़ के कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी पर इस साल का कुल सालाना करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। वैसे राज्य सरकार का अनुमान है कि इस नए वित्त वर्ष में सरकार व अन्य एजेंसियों से 55.50 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा और इस तरह अनुमानों पर टिकी सरकार के वित्तीय विकास की गाड़ी को कर्ज के ईंधन की जरूरत भी पड़ेगी। नए बजट में वित्त मंत्री चीमा ने कोई भी नया कर लगाए बिना ही राजस्व में जो है 95,378 करोड़ रुपए का इजाफा कर लेने का सपना दिखाया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मान लिया है कि राजस्व वृद्धि दर 17.8% की रहेगी। यह अनुमान प्रत्येक मद में कर राज्य और गैर कर राज्य में सब कुछ ठीक ठाक रहने के आधार पर लगाया गया। यानी कि सरकार का मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष में पंजाब वाहनों की बिक्री में इजाफा होगा और इससे सरकार को 2,575 करोड़ रुपए का टैक्स मिलने का भी अनुमान लगाया गया है।
तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुंबई में गिरी 4 मंजिला इमारत, एक की मौत, 12 लोगों को निकाला गया, अब भी 25 से अधिक लोग दबे हुए। विदेशियों का ख्याल लेकिन भारतीयों की जिंदगी से खिलवाड़, कार कंपनियों पर भड़के गडकरी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 8 दिन की रिमांड पर, कड़ी सुरक्षा में हुई अमृतसर कोर्ट में पेशी। जुबैर के बचाव में आए ओवैसी और महुआ मोइत्रे ने दिया आपत्तिजनक बयान। और खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 लोगों की मौत। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंट्स के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 1.5 साल में बिलासपुर तक रेल पहुंच जाएगी। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का कार्य 1.5 साल में बिलासपुर तक पूरा हो जाएगा। वहीं अगस्त के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स आईपीडी का लोकार्पण करेंगे। गंडालवी कॉलेज के आभार कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी भाजपा ने खुद को साबित किया है और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। 4.5 साल के कार्यकाल में जनता ने भाजपा के विकास कार्य देखे हैं। कांग्रेस का छोड़ा हुआ 50,000 करोड़ का कर्ज भी दिखा है। कांग्रेस नेता पूछते हैं कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा का किया कार्य धरातल पर दिख रहा है। 2 साल कोरोना में चले गए, बावजूद इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों पर बखूबी काम हुआ है। कांग्रेस जो 400 करोड़ की पेंशन देती थी उसे 1300 करोड़ किया गया। कन्या सगुन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर से लेकर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो इन सभी योजनाओं को बंद कर देंगे। इससे पहले कांग्रेस सत्ता में आए और इन सुविधाओं को बंद करे। जनता को चाहिए कि कांग्रेस का सत्ता में आने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। सीएम ने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि छोटे लोग ही दौरे बदल देते हैं। कांग्रेस कहती है कि छोटे लोग क्या रिवाज बदलेंगे, लेकिन सिराज में रिवाज बदलने वाले लोग जरूर हैं। अब प्रदेश में भी सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। सीएम ने कहा कि पीएम का हिमाचल से भावात्मक रिश्ता है। वह 4.5 साल के कार्यकाल में 7 बार हिमाचल आए। यह बात कांग्रेसियों को राज नहीं आ रही। कहते हैं कि पीएम ने क्या दिया, लेकिन पीएम बिना मांगे हिमाचल को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दे चुके हैं। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अग्निपथ और देश में व्याप्त बेरोजगारी के विरोध में मंगलवार को गांव काबड़ौत स्थित विद्या मंदिर हाई स्कूल के मैदान में युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। रालोद ने कार्यक्रम की तमाम तैयारियां जो है का जायजा भी लिया है। सोमवार को भी कई गांव में दौरा कर रहे युवाओं ने पंचायत में पहुंचने की अपील की। शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई अन्य जिलों में भी हजारों की संख्या में
युवाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अग्निपथ के विरोध में रलौद की ये पहली युवा पंचायत है। इसके बाद अन्य जिलों में भी युवा पंचायत आयोजित की जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए रालौद नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि युवा पंचायत में हजारों की संख्या में युवाओं के पहुंचने का अनुमान है। अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी, ऋषिराज राजड़ और वीर सिंह के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक ट्रैक्टर ट्रेलर में 46 प्रवासी मृत मिले हैं। शवों से भरा ट्रैक्टर ट्रेलर सैन एंटोनियो के दक्षिण पश्चिमी जिले में मिला है। सैन एंटोनियो के कैसेट टेलीविजन ने दक्षिण टेक्सास में प्रवासी तस्करी के रोकने के दौरान इन लोगों के मारे जाने की सूचना की। अमेरिका मीडिया के हवाले से एजेंसी AMP ने यह खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शवों से भरा यह वाहन सैन एंटोनियो शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक दूर दराज के इलाके में रेल पटरियों के पास पाया गया। सैन एंटोनियो पुलिस ने अभी इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सैन एंटोनियो में मैक्सिकन जनरल वाणिज्य दूतावास ने कहा कि दूत रूबेन मुट्टी मौके पर रवाना हो गए हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेला एब्राड ने कहा कि पीड़ितों की राष्ट्रीयता पर अभी भी पता नहीं चल पाया है। एब्राड ने ट्वीट किया कि टेक्सास में त्रासदी प्रवासियों की मौत बंद ट्रेलर में दम घुटने से होने की आशंका भी जताई गई है। मैक्सिको के वाणिज्य दूत घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दरअसल देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने के लिए CBI एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां सोमवार को इस मामले में सुनवाई की गई है और इस दौरान इस मामले में CBI की ओर से समय देने की मांग की गई है। अब 3 सप्ताह बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। वहीं लालू यादव की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा है। झारखंड हाईकोर्ट में CBI द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि देवघर चारा घोटाले मामले में लालू यादव की निचली अदालत से कम सजा मिली है, इसलिए इनकी सजा बढ़ाकर 7 साल की जाए। CBI ने अपनी याचिका में आगे कहा कि लालू यादव साजिशकर्ता में शामिल रहे हैं। निचली अदालत में इस मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में लालू यादव को भी इतनी ही सजा दी जानी चाहिए। लालू यादव को इस मामले में सिर्फ 3.5 साल ही सजा मिली है। असम में अधिकतर नदियों में जल स्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 22 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। कछार जिले के मुख्यालय सिलचर में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब गए। असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुताबिक 28 जिलों में 22.21 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जबकि उसके एक दिन पूर्व यह संख्या 25.10 लाख थी। कोपली, बराक, कुशियारा नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक सप्ताह से अधिक समय से पानी में डूबे सिलचर के उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं जहां पर प्रशासन अब तक नहीं पहुंच पाया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी सामग्री वो गिराई जा रही थी। कछार की उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने बताया कि मानव रहित यान से निगरानी भी की जा रही है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के साथ ही यूनिसेफ, ऑक्सफैम जैसे संगठनों ने सिलचर व उसके आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक पेयजल पहुंचाने के लिए नौका पर लगी जल शोधन इकाइयां भी शुरू की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को 2 बार सिलचर का दौरा किया और राहत बचाव अभियान की समीक्षा भी की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।